Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrakesh. I did my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IRI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वन बाय वन सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं और हम और आप मिल के आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है, इंडो का मतलब इनर साइड, इनर साइड, इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम है ना, मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम, सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम, उसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब ये होता है कि कई ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल एक साथ मिल के काम करें तो सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोचिंग सिस्टम आप देख लीजिए, जैसे नीट की कोई कोचिंग है तो उसमें बायो का टीचर होगा, केमिस्ट्री का टीचर होगा, फिजिक्स के टीचर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, सब लोग मिल के एक क्या चला रहे हैं, कोचिंग सिस्टम चला रहे हैं। इसी प्रकार कई सेल ऑर्गेनेल जब मिल के एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। मीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम है, सेल के अंदर है, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है ये बना होता है, कंसिस्ट ऑफ 4 सेल ऑर्गेनेल्स। कंसिस्ट ऑफ 4 सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से 4 सेल ऑर्गेनेल हैं जिनसे हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बना हुआ है? आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक अगर याद रखना चाहते हैं तो वी गर्ल याद रख लीजिएगा, वी गर्ल, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो वैक्यूल, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, 4 सेल ऑर्गेनेल से एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बना होता है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। जितने भी सेल ऑर्गेनेल है 4 के 4, सभी के सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, किसी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दूसरी बात, इन केस ऑफ एनिमल सेल, इन एनिमल वैक्यूल अब्सेंट होगा। तो वैक्यूल अब्सेंट होगा तो एनिमल सेल में जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है वो कितनी चीजों से बना होगा हमारा, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। तो एनिमल के केस में 3 सेल ऑर्गेनेल ही पाए जाते हैं, 3 सेल ऑर्गेनेल से ही बना होता है हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। लेकिन अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें क्या होगा, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम 4 सेल ऑर्गेनेल से बना होता है। मन में ये सोच रहे होंगे कि बताइए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी तो मेम्ब्रेन, उसके ऊपर भी तो मेम्ब्रेन पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, इनको क्यों एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम not considered in endomembranous system because function is not coordinated। जो पराक्सीसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका फंक्शन जो है
एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, सेल ऑर्गेनेल हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं रहता, इनके साथ उनका फंक्शन जो है मैच नहीं करता, वो सब मिल के नहीं काम करते। ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के इतने सेल ऑर्गेनेल हैं, वो सब मिल के काम करते हैं और इनका अलग प्रकार का फंक्शन है। तो इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पराक्सीसोम को एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आता है। आप लोगों को पता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेल आएंगे, तो उसमें हमारा एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बना हुआ सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक प्रकार का नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सेल है और इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर में ये आपका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ इस प्रकार से एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो क्या बना देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इस प्रकार से मेम्ब्रेन का नेटवर्क अराइज होगा न्यूक्लियर इनवॉल्व से और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना देता है। ये हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर इनवॉल्व से अराइज होता है। अराइज कहाँ से हुआ? अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इनवॉल्व निकलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी बनाता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवलप वो किससे बनी हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन न्यूक्लियर एनवलप से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अराइज होता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम है के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर साहब ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किया था। उसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आरबीसी के अंदर एंड प्रोकैरियोट के अंदर अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट और आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड सेल into two cellular component, दो सेलुलर कंपोनेंट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सेल को डिवाइड कर देता है। कौन कौन से दो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं? एक को कहते हैं लुमाइनल कैविटी और दूसरे को कहते हैं एक्स्ट्रा लुमाइनल कैविटी। लुमाइनल कैविटी एंड एक्स्ट्रा लुमाइनल कैविटी। देखिए अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर वाला ये होगा, अंदर में जो एरिया है, अंदर का जो एरिया है उसको लुमाइनल कहते हैं, लुमाइनल कैविटी कहेंगे इसको। और जो ये बाहर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो बाहर साइटोप्लाज्म में जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल का जो वो कैविटी होगी उसको हम लोग एक्स्ट्रा लुमाइनल कैविटी कहते हैं। वो सेल की एक्स्ट्रा लुमाइनल कैविटी होगी। और
ऐसी कैविटी जो सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में होगी सेल की, उसको हम लुमाइनल कैविटी कहते हैं। तो सेल के दो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, आप लोग से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर। पहला होगा लुमाइनल कैविटी और दूसरा होगा एक्स्ट्रा लुमाइनल कैविटी। तो याद रखिएगा, आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा और सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलुलर कंपोनेंट के ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। और न्यूक्लियर एनवलप जो है, इसी से न्यूक्लियर एनवलप से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखने। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है? तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल भरा होगा और इसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप पाया जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप होगा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है, इससे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अराइज होता है। न्यूक्लियर एनवलप से कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। सिस्टर्नी निकलते हैं न्यूक्लियर एनवलप से, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अराइज होता है। और फिर उस स्ट्रक्चर से यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है और ऐसे आप लोग को मिल जाएगा। तो न्यूक्लियर एनवलप से जो ये वाला स्ट्रक्चर अराइज होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। इसको कहेंगे सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो होता है, थिन फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थिन फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी क्या है? थिन, पतला सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और सिस्टर्नी जो है अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलना स्टार्ट हुआ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फोल्डिंग है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का ब्रांच नहीं है। तो ये सिस्टर्नी जो होता है अनब्रांच्ड होता है। सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं सिस्टर्नी के ऊपर। इसीलिए सिस्टर्नी जो है वो क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। सिस्टर्नी से क्या बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, मेक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है सिस्टर्नी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है, तो इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, तभी ना वो रफ हुआ, वरना स्मूथ हो जाता। तो राइबोसोम यहाँ पे इसके ऊपर पाया जाएगा। राइबोसोम, सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम अगर प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो दूसरा कंपोनेंट है, ये हमारा होता है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल सेकेंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो होता है ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये ट्यूब्यूल से, ये ट्यूब्यूल देख रहे होंगे बहुत सारी ब्रांच ट्यूब्यूल निकले हुए हैं, तो इसलिए ये ब्रांच्ड होता है। ट्यूब्यूल जो है ये ब्रांच्ड होता है। ट्यूब्यूल क्या करेगा, इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो नहीं पाए जाते, तो इसके ऊपर राइबोसोम अब्सेंट होंगे। तो राइबोसोम अब्सेंट होंगे, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, AR लिख देते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस करने का काम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लिपिड सिंथेसिस में काम करता है। इसके अलावा ये गोल गोल से स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। वेसिकल्स ये जो होते हैं गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम वेसिकल्स कहते हैं। और ये क्या होंगे, राउंड और स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं। और ये वेसिकल्स का काम क्या होता है, स्टोरेज और सिक्रीशन को कैरी करना। ये क्या करेगा, स्टोरेज करेगा और सिक्रीशन को कैरी करेगा। तो इसका काम है स्टोरेज, जो भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर लिपिड या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसका स्टोरेज हमारा वेसिकल्स करेगा। एंड कैरी करता है ये, कैरी द सिक्रीशन, कैरी सिक्रीशन, जो सिक्रीशन आते हैं उसको अपने पास रख लेगा और स्टोरेज करने का काम करेगा। और वेसिकल्स जो है आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, आरबीसीज के अंदर पाया जाता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ वेसिकल्स ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। वेसिकल्स इज ओनली स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन आरबीसी। अगली बात हम बात करेंगे कि देखिए इसके अलावा और भी हमारे पास क्या, एक और छोटा सा पॉइंट, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका नाम है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। ये राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम को अटैच कराने में मदद करता है। जैसे राइबोसोम जो है सिस्टर्नी के ऊपर चिपके हुए हैं तो ये किसी ना किसी प्रकार का कोई ग्लू होगा ना, तभी ना वो चिपकेंगे इस सिस्टर्नी के ऊपर, तो राइबोफोरिन होता है। तो ये क्या करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम को अटैच होने में हमारा ग्लाइकोप्रोटीन काम करता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन 1 एंड सेकेंड। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो मिल जाएगा। तो आप लोग फिर से जरा जान लीजिए कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। आप लोग को कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी ना आएगा कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कभी पूछेगा नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाएगा, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक पाया जाएगा। और ये न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस से दूर कौन होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किससे बना होता है, मेड बाय द सिस्टर्नी, मेड बाय द सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से बना हुआ होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड बाय द ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल से बना होता है, मेड बाय द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से बना होगा। अगली चीज जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम इज एब्सेंट। तो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल, और वो क्या होगी, लेस स्टेबल, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। मोर स्टेबल
ये जो होती है मोर स्टेबल होती है और ये जो होगी लेस स्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि वो तो उसके ऊपर तो राइबोसोम है ही नहीं, जैसे हम हैं, कपड़े उतार दो तो स्टेबल फील करेंगे, नहीं स्टेबल फील करेंगे। तो क्योंकि ऊपर राइबोसोम पाया गया इसकी वजह से वो स्टेबल होता है, लेकिन ये खुरदरा होगा क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है। अगली चीज जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। और तो प्रोटीन से और क्या बनेगा हमारा, एंजाइम। तो प्रोटीन से हमारा एंजाइम सिंथेसिस भी हो जाएगा, तो एंजाइम सिंथेसिस करने का भी काम कर देता है, एंजाइम सिंथेसिस करेगा। और ये क्या करेगा, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो ये लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस करेगा। और लिपिड से क्या बनते हैं आप लोगों को पता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, तो इसलिए ये स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का भी काम करता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंजाइम बनाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हार्मोन बनाने का काम करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये लीवर सेल में पाया जाएगा, पैनक्रियाज में पाया जाएगा, पैनक्रियाज में पाया जाएगा, और ये पाया जाता है गोबलेट सेल में, गोबलेट सेल्स में। ठीक है, तो ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक लीवर में, पैनक्रियाज में और गोबलेट सेल में पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा, एक एड्रिनल मेडुला होगा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, तो इसलिए ये पाया जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसके अलावा अगर ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल, लीवर की ऐसी सेल जो ग्लाइकोजन को स्टोर करती हैं, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। लीडिंग सेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल जो होती हैं टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करती है, एंड्रोजन एक प्रकार का आप बोल सकते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए जो है लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल में भी क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। और इस एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू, इसमें भी क्या होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा और इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ये लीवर में जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है लीवर। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ ER, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब भी बात करते हैं, इसका मतलब आपने अभी देखा था सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है, जाके चिपक जाता है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे कुछ देखा था। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है, मतलब साइटोस्केलेटन का काम करेगा। इट इज आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, इट इज आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, मतलब कोलैप्स होने से बचाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्स। कोलैप्स होने से बचाएगा। अगर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, ऐसे फ्यूज हो सकता है, इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके चिपक जाएगा न्यूक्लियस से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं हो पाता, मतलब इसका जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलैप्स नहीं हो पाता, जो सेल है ये कोलैप्स नहीं होता। तो कोलैप्स होने से बचाएगा। इंटरसेलुलर एक्सचेंज करने का भी काम करता है,
इंटरसेलुलर एक्सचेंज, सेल के अंदर ही एक्सचेंज, मान लीजिए कोई मटेरियल यहाँ है तो इधर लाना है, सेल के अंदर ही एक्सचेंज करवाने का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, इंटरसेलुलर एक्सचेंज। और आपको पता ही है प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम एंड हार्मोन्स सिंथेसिस करने का भी इसका काम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टेरॉइड हार्मोन, एंजाइम, लिपिड, प्रोटीन, इन सबको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड बनाएगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, इसकी वजह से वो प्रोटीन बना देता है। तो प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम एंड हार्मोन को बनाने का काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है लीवर के अंदर। तो ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लीवर सेल में कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती हैं। तो जैसे कि आप लोग टेबलेट्स खाते हैं, केमिकल से बनी हुई हैं, तो वो केमिकल को सेल से बाहर करने का काम, बॉडी से बाहर रिमूव करना, डिटॉक्सिफाई करना, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं तो उसको बाहर करने का काम जो है वो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। जैसे कि कोई जहर खाता है तो लीवर की सेल जो है सबसे पहले इफेक्ट होती है, लीवर पे एक्शन सबसे पहले होता है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती है। तो जो डिटॉक्सिफाई करेगा उसी को नुकसान ज्यादा होगा, तो ये कारण है यहाँ पे। तो लीवर की सेल जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें पाए जाते हैं, जहाँ पे वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी करता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा और एराइज कहाँ से होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मतलब वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर लिपट जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फिर क्या होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। एक फंक्शन और है इसके अलावा, एक फंक्शन और है इसके अलावा, गोल्गी बॉडी को भी बनाता है, गोल्गी बॉडी फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी का भी फॉर्मेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्नी है वो डेंसली अरेंज हो जाते हैं जब, तो गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्टर्नी आपने देखा था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सिस्टर्नी होते हैं, वही सिस्टर्नी जब पूरा डेंस अरेंज हो जाएगा, डेंस अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर्नी एंड फॉर्म गोल्गी बॉडी, इसका मतलब गोल्गी बॉडी का भी फॉर्मेशन करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल्स के अंदर होता है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है, इट इज ए मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ, मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल, इन मसल। तो ये इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज का काम करेगा। मसल के अंदर जो कैल्शियम स्टोरेज का काम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मसल्स के अंदर होंगे तो उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा, और वो क्या करेंगे, कैल्शियम स्टोरेज का काम करते हैं। आप लोगों को पता है जो हमारा ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर निजल्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। तो निजल्स ग्रेनुल्स भी क्या है, निजल्स ग्रेनुल्स ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफाइड फॉर्म है। निजल्स ग्रेनुल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरॉन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा, तो न्यूरॉन से अगर हम बना लें, ये छोटा सा न्यूरॉन बनाते हैं, तो इस प्रकार से कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग को पता है। न्यूरॉन के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे
और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा और इसके अंदर यहाँ पे नीजल्स ग्रेनुल्स भरे हुए होते हैं। तो नीजल्स ग्रेनुल्स जो है न्यूरॉन के, वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है। और रेटिना के अंदर माइलिनॉइड बॉडी पाए जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? माइलिनॉइड बॉडी, वो भी एक प्रकार का क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफाइड फॉर्म है। इन माइलिनॉइड बॉडी इन रेटिना, इसका काम क्या है? माइलिनॉइड बॉडी का पिगमेंट को स्टोर करता है, पिगमेंट स्टोरेज करने का काम करता है। आई के अंदर, रेटिना के अंदर पिगमेंट स्टोरेज का काम करेगा माइलिनॉइड बॉडी। और माइलिनॉइड तो मॉडिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीजल्स ग्रेनुल्स एंड माइलिनॉइड बॉडी इन रेटिना।